सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नंबर है टेस्ट नंबर 14 का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस, विज्ञान से संबंधित। और टेस्ट नंबर 14 25 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 14, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा सा आइडिया आपको भी लगाना है। प्रयास कीजिए हर क्वेश्चन का आंसर आप भी सोच के प्रयास कीजिए, क्योंकि फाइनली एग्जाम तो आपको ही देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 14। और ये रहा आपके सामने पहला नंबर का सवाल, 326 नंबर का सवाल। द लाइसोसोम इज मेड बाय, लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है? क्लियर। चार ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रियोज, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी या गोल्जिका हिंदी में कहते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो किससे है? कोशिका से है, सेल से है, कोशिका के भाग से है, पार्ट्स ऑफ द सेल, जो ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स होते हैं कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, उससे संबंधित सवाल है। और सवाल कौन सा के किससे संबंधित है? भाग में लाइसोसोम से संबंधित है। लाइसोसोम, लाइसोसोम वर्ड शब्द आते ही अपने माइंड में एक चीज क्लिक कर जाती है कि सर ये तो वही है ना जिसको आत्मघाती थैली या बैग कहा जाता है, सुसाइड बैग, एटम बॉम्ब। ये वही भाग है जहां पर कोशिका अपने आप को आके नष्ट कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, मार देती है। क्यों? क्योंकि इस भाग से पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, वो कोशिका को कॉन्ट्रैक्ट करके खत्म कर देती है। लेकिन बात यहां पर वो नहीं है, बात यह कि ये इस भाग को कोशिका का कौन सा दूसरा भाग बनाता है, मतलब सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा। चार ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोज, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जिका है। आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, क्वेश्चन का सही जवाब होगा गोल्जिका है। गोल्जिका है, ये गोल्जिका क्या करता है? एक तो जो भी न्यूट्रिशन से हैं, पोषक तत्व जो रहेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सेल के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में। और प्लस पॉइंट क्या करता है? इसी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? इसी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है ना। ठीक है, तो लाइसोसोम के अगर खोजकर्ता भी आपको याद रखना पड़े कि लाइसोसोम की खोज किसने करी, तो याद रखना डी डूबे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। डी डूबे, डी डूबे, देखो डूबे ले डूबे, तो कोशिका को ले डूबे, डी डूबे। कौन? लाइसोसोम। और अगर पूछे कि गोल्जिका के खोजकर्ता कौन है, गोल्जिका के खोजकर्ता, ये डिस्कवरी किसने करी थी, कौन साइंटिस्ट ने करी थी? तो गोल्जिका आप जानते ही हो, नाम से ही पता चल रहा है, गोल्जी। गोल्जी साइंटिस्ट के नाम पर ही है, तो इसको कहते हैं, इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कौन रहेगा? कैमिलो गोल्जी रहेगा। तो तीन चार बातें मैंने आपको बता दी है कि गोल्जिका को मतलब कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्महत्या का बैग या सुसाइड बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऐसे नाम दिए जाते हैं। दूसरा, इसके डिस्कवरी किसने करी, उसकी डिस्कवरी किसने करी। और मेन सवाल जो था वो क्या था कि लाइसोसोम बनता किसके द्वारा है, तो अपना आंसर बन गया ऑप्शन डी गोल्जिका। तो लाइसोसोम इज मेड बाई गोल्जिका। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 327 नंबर का सवाल आपके सामने। पढ़िए क्या कहता है। व्हाट इज फाउंड इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? चार ऑप्शंस, क्या केवल प्रोटीन पाई जाती है? ओके, देख लेते हैं। ऑप्शन बी, क्या डीएनए और प्रोटीन दोनों पाई जाती है? ऑप्शन सी, क्या डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही पाई जाती है? या डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन चारों ही पाए जाते हैं? देखो, एक तो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक हिस्टोन प्रोटीन हो गई, और एक हिस्टोन का ही एक टाइप और होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या चारों मिलेंगे या इनमें से कोई एक चीज मिलेगी? थोड़ा सा 10 सेकंड लगाइए, अगर आपको आता है तो थोड़ा सा लॉजिक या दिमाग लगाइए, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। व्हाट इज फाउंड इन क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम को क्या कहते हैं अपन? क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया? गुणसूत्र हो गया। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं इन ह्यूमन बॉडी? बताइए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अपन जानते हैं अच्छे से, वी नो दैट मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब कितना हो गया? 46। 46 में से 44 तो कैसे होंगे? बॉडी वाले, जो बॉडी का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और एक पेयर मतलब दो कैसे होते हैं? वो सेक्स वाले होते हैं, ये बॉडी वाले होते हैं।
सेक्स वाले में अपन जानते हैं क्या क्या होता है। फीमेल की बात करें, वुमेन की, तो हो गया XX, और मेल की बात करें तो क्या हो गया XY। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम जानते हैं नॉर्मली, और ये आज भी सवाल आता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, कि मनुष्य शरीर में कितने मतलब कि गुणसूत्र के जोड़े होते हैं या नंबर होते हैं। तो जोड़े की बात करें पेयर तो 23, और नंबर की बात करें तो 46, 46। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इस क्रोमोसोम गुणसूत्र में क्या क्या मिलता है। तो आपको याद रखना है सर ये चारों ही चीजें मिलती हैं, DNA भी मिलता है, RNA भी मिलता है, स्टोन भी मिलता है, और नॉन स्टोन भी मिलता है। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका क्वेश्चन 327 नंबर का सवाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 328 नंबर। इन मैमल्स लैडिंग सेल आर फाउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन मैमल्स लैडिंग सेल आर फाउंड इन। स्तनधारियों में लैडिंग कोशिका कहां पाई जाती है? लैडिंग कोशिका, या फिर इनको अंतराली बोल देते हैं, अंतराली कोशिकाएं। अंतराली अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिकाएं शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए लीवर यकृत, ऑप्शन बी टेस्टिस वृषण, ऑप्शन सी रीनल वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, रीनल बोलो या इसको किडनी या वृक्क भी नाम दे देते हैं, है ना। और ऑप्शन डी डेडुनम, ग्रहणी। ग्रहणी कहाँ होती है? ग्रहणी कहाँ होती है? ग्रहणी, डेडुनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। और किडनी, वृक्क या रीनल, टेस्टिस वृषण आप जानते हैं वृषण, और ऑप्शन ए लीवर यकृत। बताइए लैडिंग या अंतराली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? लैडिंग या अंतराली कोशिकाएं, कोई आइडिया? देखिए ये जो मिलती हैं लैडिंग कोशिकाएं, ये नर में मिलती हैं, पुरुष में मिलती हैं, मेल में मिलती हैं। कहां मिलती है? इन द टेस्टिस, वृषण में मिलती हैं। इन द टेस्टिस, वृषण में मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो गया ये। लेकिन अगर मान लो आपसे कोई ये पूछ ले कि सर थोड़ा सा ये भी बता दो कि इन कोशिकाओं का काम क्या है, तो चलिए मुझे बताइए नर जनन हार्मोन किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्शन हार्मोन कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्शन हार्मोन कौन सा होता है? और हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्शन हार्मोन कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्शन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण, सीक्रेशन, सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाय विच टाइप ऑफ सेल्स, बहुत बार आया हुआ सवाल है। लैडिंग या अंतराली कोशिकाएं, तो ये केवल मेल में होता है, याद रखना, फीमेल में इसकी बात नहीं करेंगे। मेल में होती है, पुरुष में होती है लैडिंग कोशिकाएं, जिनको हिंदी में अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। कहाँ मिलती है? टेस्टिस वृषण में। क्या काम है इन कोशिकाओं का, इन सेल्स का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना, सेक्रेशन, सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाय विच सेल? लैडिंग या अंतराली सेल। क्लियर है सभी को? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 329, 329। जीन इज अ, जीन होता है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक भाग, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड स्टोन, दोनों का एक भाग, डीएनए और स्टोन का। ऑप्शन सी डीएनए, आरएनए और स्टोन का एक भाग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। अभी थोड़ा थोड़ा सा संबंधित सवाल गुणसूत्र में आया था, लेकिन देखो दोनों सवाल अलग अलग है। ऐसा मत सोचना सर सेम सवाल था, दोनों ही सवाल क्या है अपने अलग अलग टाइप के। वहां पर क्रोमोसोम की बात कर रहा था, यहाँ जीन की बात कर रहा है। बताइए जीन में क्या होता है? क्या ये केवल डीएनए का भाग होता है, या डीएनए और स्टोन दोनों का भाग होता है, या आरएनए, डीएनए, स्टोन तीनों का भाग होता है, या फिर सारे आंसर सही हैं? बताइए क्या होगा? जीन है। जीन हम जानते हैं क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि जेनेटिक, हेरिडिटी लिख सकते हैं आप, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता की इकाई। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जीन शब्द किसने दिया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है बहुत ज्यादा, विलियम जोहानसन। विलियम जोहानसन ने दिया था, विलियम जोहानसन ने दिया था क्या शब्द? जीन शब्द। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जीन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल ऑप्शन ए, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए नॉट टू रिलेटेड टू आरएनए एंड स्टोन। जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का केवल एक भाग। तो गुणसूत्र क्रोमोसोम पूछे तो डीएनए, आरएनए, स्टोन और नॉन स्टोन चारों आंसर बनेंगे। और अगर केवल जीन की बात करें तो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का भाग होता है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 330 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरेडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स? बताइए, अपने लिए आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए। कहने का मतलब सीधा सीधा सा सवाल ही पूछा गया है कि जीवों का आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? जीवों का आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? जीवों का आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? बताइए क्या होगा? जीवों का आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या है? हेरेडिटिकली सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। हेरेडिटिकली सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच पार्ट, विच सब्सटेंस क्या रहेगा? एंजाइम। एंजाइम तो डाइजेशन में काम आते हैं। हार्मोन तो अपने बॉडी में अलग अलग काम। जो कंफ्यूजन होता है वो आरएनए और डीएनए में होता है कि सर कहीं कहीं तो आरएनए लिखा रहता है, कहीं कहीं डीएनए लिखा रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डीएनए रहेगा, डीएनए। लेकिन अगर केवल प्लांट की बात करें, याद रखना, केवल पादप की बात करें, प्लांट की बात करें ना, प्लांट की बात करें तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आरएनए बनेगा। याद रखना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आरएनए। प्लांट के अंदर जो आनुवंशिक सब्सटेंस रहेगा वो आरएनए होता है, जबकि प्लांट और वायरस में भी होता है। प्लांट और वायरस को छोड़ दो तो फिर सब के अंदर जो बनेगा, जो भी हेरेडिटिकली सब्सटेंस रहेगा, आनुवंशिक लक्षणों की सूचना, मतलब हेरेडिटिकली जो सिम्टम्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने वाले हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। तो अपने लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डीएनए। और पादपों के लिए और वायरस विषाणुओं के लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आरएनए। क्लियर है? लेकिन यहां पर जब आरएनए तभी टिक करोगे जब वायरस या प्लांट लिखा हो, लेकिन यहां पर पूछ रहा है जीव कोशिका, तो अपना आंसर बनेगा डीएनए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 331 नंबर का सवाल। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? विच टिश्यू ऑफ ह्यूमन हैज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ? ऑप्शन ए स्केलेटल, कंकाल, हड्डियों से संबंधित बात। ऑप्शन बी नर्व, तंत्रिका से संबंधित बात। ऑप्शन सी कनेक्टिव, संयोजी ऊतक से संबंधित बात। रिप्रोडक्शन, जनन से संबंधित बात। बताइए कि कोशिका विभाजन जन्म के बाद किसमें नहीं होती? क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? विच टिश्यू ऑफ ह्यूमन हैज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ? देखिए, मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन, ब्रेन वगैरह में जो मतलब नर्वस सिस्टम में मिलती है वो क्या मिलती है? न्यूरॉन। क्या मिलती है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन से मिलकर बनती है नर्व। नर्व को क्या कहते हैं? तंत्रिका। तंत्रिकाओं में जो सेल डिवीजन है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तभी तो कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट या मिनिमम जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, पुनर्योजन या जो पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो सबसे कम किस में होती है? रीजनरेशन की कैपेसिटी नर्व्स के अंदर, न्यूरॉन के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि आफ्टर बर्थ उनमें सेल का डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन होना उनमें क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इस याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्व तंत्रिका होगा, तंत्रिका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 332 नंबर का सवाल। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, मानव शरीर में होता है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मानव शरीर में होता है अबाउट 70% वाटर, 70% पानी। ऑप्शन बी 20 से 30%, 20 to 30% वाटर। ऑप्शन सी 10 to 20% वाटर। ऑप्शन डी 30 to 40% वाटर। मतलब पानी की मात्रा पूछी गई है बॉडी में, और हम जानते हैं नॉर्मली अपने बॉडी का वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू वाटर, कि भाई पानी, बॉडी, शरीर क्या है? पानी तो है, पूरा वाटर ही तो है। तो क्या आंसर बनेगा कि अपने शरीर में कितना परसेंट पानी होता है? 20 से 30, 10 से 20, 30 से 40 या अबाउट 70%? नॉर्मली जो रेंज जाती है, यही कहा जाता है कि अपनी बॉडी में 65 से 70% पानी होता है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? अबाउट 70% वाटर, कि अपने शरीर में लगभग कितना होता है? 70% पानी के करीब होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, 333 नंबर का सवाल। 333 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? निम्न में से कौन एक प्रतिवर्त क्रिया है?
4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ब्रीथिंग, क्या श्वास श्वसन करना, क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करना, क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस एक रिफ्लेक्स एक्शन होगी, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। ऑप्शन बी हार्ट पंपिंग, क्या हृदय का धड़कना, हार्ट का पंप करना, हार्ट के द्वारा रक्त को लेना, ब्लड को लेना और ब्लड को वापस करना, क्या कोई एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ऑप्शन सी स्लाइवेशन आफ्टर वॉचिंग स्वीट्स, मिठाई बढ़िया बढ़िया, मान लो किसी को रसगुल्ला पसंद है, वाह रसगुल्ला देख लिया तो मुंह में पानी आ गया, लार आ गई, क्या ये प्रतिवर्ती क्रिया होगी। ऑप्शन डी मूवमेंट ऑफ हैंड वाइल टॉकिंग टू समबडी, किसी से बात करते हुए हाथ का हिलाना, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा। बताइए क्या होगा। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि जैसे मान लो सुई चुभी, कांटा चुभा, तो फट से झट से अपन क्या करते हैं, हाथ को दूर कर लेते हैं। ऐसी जो हाथ को दूर हटाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई। तो ये तो इनवॉलंटरी रिएक्शन है। श्वसन क्रिया तो एक अनक्षिक क्रिया है, वो तो होके रहेगी, उसका रिफ्लेक्स सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट की पंपिंग होती रहती है, उसका भी प्रतिवर्ती क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अब जो कंफ्यूजन होगा वो इसमें होगा, सर ये वाला आंसर होगा ये वाले। अगर आप इससे बात करें, किसी से बात करते हुए हाथ को हिलाना, तो कोई जरूरी नहीं है मैं किसी से बात करके हाथ बंद करके भी हिला सकता हूँ। मुट्ठी बंद कर लूँ, हाथों को पीछे बांध लूँ, हाथों को स्ट्रेट कर लूँ, जरूरी तो नहीं कि हाथ का हिले। लेकिन अगर किसी को मान लो जो भी मिठाई पसंद है, तो या बढ़िया सब्जियां देख के, या किसी को देखकर आप खुश हो जाते हो, किसी को देख के मुस्कुराहट आ जाए, या कुछ मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाए, तो ये मुंह में पानी का आना, लार का आना है ना, कांटा सुई चुभने पर हाथ या पैर को दूर हटा लेना, जिस भी बॉडी पे जलना, कोई मान लो गर्म वस्तु आप छू ले, टच करके हाथ को हटा लेना, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्लाइवेशन आफ्टर वॉचिंग स्वीट्स, मिठाई देखकर मुंह में लार का आना। क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 334। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ दे रखी है ब्रांच चिकित्सा की शाखा, और एक तरफ दे रखे ह्यूमन ऑर्गन सामान्य अंग, मतलब किस विज्ञान की शाखा में, किस मेडिकल की शाखा में कौन से अंगों का अध्ययन स्टडी होती है। मान लो अपन को आंख से संबंधित परेशानी है, तो आंख वाले डॉक्टर के पास ही जाते हैं, पेट वाले डॉक्टर के पास थोड़ा ना जाएंगे। पेट से संबंधित बीमारी है तो पेट वाले के पास जाएंगे, हड्डी वड्डी टूट जाए किसी की तो हड्डी वाले के पास जाएगा, है ना। तो ऐसे सबका, स्किन डिजीज है या सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड, तो सबके अलग अलग डॉक्टर होते हैं, स्पेसिफिकेशन हो जाता है। बोलते ना कि भाई वो मास्टर है, स्पेशलिस्ट है उस चीज में। तो वही बात ही पूछना चाह रहा है कि क्या कार्डियोलॉजी का संबंध रेस्पिरेशन से है, श्वसन तंत्र से है। क्या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का संबंध बेसिक सिस्टम मूल मंत्र से है। क्या यूरोलॉजी का संबंध डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से है। क्या न्यूरोलॉजी का संबंध नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से है। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब आपके मायने में क्या होगा। सोचिए और बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए। ऐसा मत कीजिए कि केवल क्वेश्चन और आंसर देख लिए खत्म किस्सा। क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले आप प्रयास किया करो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता। अगर आता है तो डोंट वरी, फिर तो सर ये तो अपना रेडी है। नहीं आता है तभी तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है। तो क्या होगा, कार्डिक, कार्डिक हृदय से संबंधित बात करता है। किससे संबंधित बात करता है, हृदय से संबंधित। और यहाँ कह रहा है श्वसन तंत्र, तो ये तो हो गई गलत बात। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो पेट से संबंधित बात करता है, तो ये उधर पेट से संबंधित बात करता है, जबकि यहाँ बेसिक तंत्र लिख दिया, मूल तंत्र, ये भी गलत हो गया। यूरोलॉजी, यूरो, यूरो का मतलब क्या है, यूरिन, यूरिन मूत्र से संबंधित, मूत्र से संबंधित मतलब किडनी वगैरह जो होती है, किडनी से संबंधित जो है, या टॉयलेट, मूत्र से संबंधित बातें करेंगे यूरोलॉजी में। और यहाँ लिख रहा है पाचन तंत्र, तो ये भी गलत हो गया। न्यूरो, न्यूरो लिखा हुआ है, न्यूरो, न्यूरो का मतलब क्या है, न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब मैंने क्या बताया था, नर्व बताई थी, नर्व तंत्र का। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम, करेक्ट आंसर। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा एक पेयर बिल्कुल मैच खाता है। तो कार्डियोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट, गैस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू स्टमक, यूरोलॉजी रिलेटेड टू किडनी एंड यूरिन, टॉयलेट, और न्यूरोलॉजी रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि यही मैच करता है, बाकी तीन मैच नहीं करते। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, 335 नंबर का सवाल। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में ऑक्सीजन के अधिगमन का सही अनुक्रम होगा।
ऑप्शन ए ब्लड, रक्त के द्वारा, ऑप्शन 2 लंग्स, फुफ्फुस के द्वारा, ऑप्शन 3 टिश्यू, ऊतक के द्वारा। फुफ्फुस मीन्स क्या हो जाएगा, फेफड़े, लंग्स, फेफड़े। तो बताइए क्रम पूछ रहा है इसका कि रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का क्रम अपना क्या रहेगा। तो देखो मैं आपको इसके क्रम के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आता है कौन, अपना नासा छिद्र। नासा छिद्र का मतलब क्या हो गया, नाक, मीन्स क्या हो गई, नोजल कैविटी, नोजल कैविटी, नाक। जो नोजल की जो कैविटी है अपने हॉल से, वो नाक, नाक की बात कर रहा है सिंपल। वहां से जो रेस्पिरेशन है O2, वो जो भी ऑक्सीजन होगी या फिर आप एयर बोल सकते हो इसको, वो कहां पर जाती है, नासा छिद्र से जाती है। वो कहां पर, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट पर, जिसे कहते हैं श्वसन नली। क्या कहते हैं उसको हम, श्वसन नली, या उसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, श्वास नली। उसके बाद में जाती है वो श्वसनिका। कहां जाती है वो, श्वसनिका। श्वसनिका किसे कहा जाता है, श्वसनिका कहते हैं ब्रोंकाई को। किसको कहते हैं, ब्रोंकाई को कहते हैं। श्वसनिका के बाद में जाती है वो कहां पर, फेफड़ों में। फेफड़े का मतलब क्या हो गया, फेफड़ों को कहते हैं अपन वही फुफ्फुस या लंग्स वाली बात आ गई। और इसके बाद उसके अंदर जो मिलेंगे, फेफड़े के अंदर, वो मिलेंगे क्या, वायुकोश। वायुकोश या कुपिकाएं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन क्या, अल्वियोलाई। और उसके बाद में चल जाएगा वो कहां, रक्त में। रक्त मतलब ब्लड, और ब्लड के बाद में वो चला जाएगा कहां पर, टिश्यू, ऊतक में। ऊतक का मतलब क्या हो गया, टिश्यू हो गया, या आप बात कर सकते हो सेल के अंदर चला जाएगा, कोशिकाओं के ग्रुप में चला जाएगा। ये इसका सीक्वेंस होता है कि नाक से ऑक्सीजन एयर कहाँ गई, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में गई, उसके बाद में कहाँ गई, श्वसनिका में गई, श्वसनिका से कहाँ गई, फेफड़ों में पहुंच गई, फेफड़ों के अंदर मिल गए क्या, जो स्मॉल जो वायुकोश, कुपिका या अल्वियोली कहते हैं, और वहां से जाएगा ब्लड में, और ब्लड में मिलेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से जुड़ के वो कहां पहुंच जाएगा, इन द ग्रुप ऑफ सेल, इन द टिश्यू पहुंच जाएगा। तो बताइए सबसे पहले कहां पर जाएगा वो, क्या नासा छिद्र ऑप्शन में है, नहीं है। क्या श्वसन नली है, नहीं है। क्या श्वसनिका है, नहीं है। क्या फेफड़े फुफ्फुस है। तो ये तो हो गया अपना पहला क्रम। उसके बाद कहां जाएगा, वायुकोश। क्या वायुकोश ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद ब्लड, ब्लड है क्या, है। उसके बाद ये यहां जाएगा, और उसके बाद कहां जाएगा, सेल, टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल। तो ये हो गया अपना थर्ड नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले लंग्स को टिक करो मतलब 2 को, उसके बाद में ब्लड टिक करो मतलब 1 को, उसके बाद में ऊतक टिक करो। तो करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, 213 213 213 मीन्स करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, कि फेफड़े में, फेफड़े से वायुकोश से होते ही ब्लड में जाएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन से जुड़ के बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहां से कहां चल जाएगा वो, टिश्यू में चला जाएगा, ऊतकों में, कोशिकाओं में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 336 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए क्या कहता है, एंडोस्कोपी अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टमक or other inner parts of the body is based on the phenomena of। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी जो होती है, एंडोस्कोपी वो आधारित किस पर होती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। ऑप्शन बी, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की घटना पर। ऑप्शन सी, डिफ्रैक्शन, विवर्तन की घटना पर। ऑप्शन डी, पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना पर। किस पर डिपेंड करेगा, अंतःदर्शी। एंडोस्कोपी को हिंदी में एक नाम और लिख दिया जाता है जिसे अंतःदर्शी कहते हैं। आपने अक्सर किसी को सुना होगा, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, मरीज चिकित्सक के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा, पेट में तुम्हारे दर्द है या कुछ परेशानी है, तो आपको दवाइयां भी देख ली लेकिन वो सही नहीं हो रहा, तो आप एक काम कीजिए, लैब में पैथोलॉजी में जाइए और लेबोरेटरी में जाकर वहां पर आपको क्या करना है, आपको चेक करवाना है, आपको एंडोस्कोपी करवानी है, तो वह एंडोस्कोपी लिख देता है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक काली सी नली होती है, उस नली को मुंह में यहां पर घुसेड़ देते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से वो नली कहां पहुंच जाती है, अपने पेट में, और पेटों के जख्मों को वो टीवी पर, स्क्रीन पर दिखा देती है। वही प्रोसेस कहलाता है एंडोस्कोपी। लेकिन वहां पर ये प्रकाश कहां से आ गया, वहां से लाइट कहां गई, क्यों, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, ये तो रिलेटेड टू लाइट है, ऑप्टिक है, प्रकाश की घटनाएं कहलाती हैं। जी हाँ बिल्कुल। जो तार अंदर जाता है ना, वो तार होता है ऑप्टिकल फाइबर।
क्या होता है वो तार? ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा, ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बीएसएनएल वाले साइड में गड्ढा खोद के डालते हुए चले जाते हैं रोड पर, ओएफसी होती है, बचपन में पढ़ा होगा। बाल से भी पतला होता है, अपने हेयर से भी थिन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? प्रकाशिकी तंतु। क्या कहते हैं इसको अपन? प्रकाशिकी तंतु कहते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो घटना होती है ना, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वहां पर प्रकाश की घटना इस तरह से होती है। मतलब कि क्या होता है? अपवर्तन फिर परावर्तन, अपवर्तन फिर परावर्तन, अपवर्तन फिर परावर्तन। और जब अपवर्तन रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एंडोस्कोपी भी किस पर आधारित हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं बार बार हमेशा हर बार यही कहता हूं कि 4 बातें रट लो: हीरे का चमकना, मृग मरीच का मिराज का रेगिस्तान में बनना, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी, ये चारों ही चीजें किसके एग्जाम्पल बनते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के एग्जाम्पल, उदाहरण बनते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 337। अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होती है जो किस में पाई जाती है? फाउंड इन वेयर? ऑप्शन ए, क्या ब्लड में अल्फा केराटिन मिलता है? क्या ऑप्शन बी, त्वचा में स्थित होती है? क्या ऑप्शन सी, लिम्फ ऊतकों में मिलती है? या ऑप्शन डी, एग अंडे में मिलती है? किस में मिलेगी बताओ? आप सोचिए कि ये जो अल्फा केराटिन नाम की प्रोटीन है वो कहां मिलती है। तो देखो ऐसे याद रखा करो, जैसे बाल है ना, जानवरों के सींग है, खुर है, नाखून है और त्वचा है, इनमें मिलती है केराटिन। कहां कहां मिलती है? नाखून, खुर जानवरों के, अपने बाल, त्वचा, सींग, हॉर्न जो होती है सींग जानवरों की, इन सब में कौन मिलती है? केराटिन प्रोटीन मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। त्वचा में मिलती है कौन? केराटिन। बेसिकली त्वचा में आपको कौन कौन याद रखनी है? देखो त्वचा में एक तो मिलती है कौन? कोलेजन, एक मिलती है कौन? इलास्टिन, 3 मिलती है, और एक मिलती है कौन? केराटिन। कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। और देखो ये बहुत स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भी पूछता है कि इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, द मैक्सिमम प्रोटीन विच, मतलब द विच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द बॉडी इन द केस ऑफ मैक्सिमम, अधिकतम की अवस्था में कौन मिलती है? तो कौन सी मिलती है? हम जानते हैं कि द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। और त्वचा में कौन मिलता है सर्वाधिक मात्रा में? कोलेजन। तो बॉडी में भी क्या हो गई? कोलेजन। तो याद रखना कोलेजन जो प्रोटीन है वो हाईएस्ट मिलती है अपनी पूरी बॉडी में। लेकिन यहाँ सवाल केराटिन का है, तो केराटिन भी मिलती है त्वचा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किन, त्वचा में पाई जाती है। हालांकि केराटिन नाखून में, खुर में, बाल में, त्वचा में, सींग में भी मिलती है कौन? केराटिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 338, 338 नंबर का सवाल। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया, एनोस्मिया। ऑप्शन ए, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद संवेदना कम हो जाना, मतलब स्वाद ही पता नहीं चल रहा, कुछ खा रहे हैं लेकिन स्वाद ही नहीं आ रहा। ऑप्शन बी, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल, घ्राण संवेदना की कमी हो जाना, घ्राण मतलब सूंघना, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाना। ऑप्शन सी, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट, सॉरी टच, स्पर्श संवेदना की कमी हो जाना। ऑप्शन डी, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ हीट, ऊष्मा संवेदना की कमी हो जाना। तो किसको क्या कहोगे? एनोस्मिया किसे कहा जाता है? एनोस्मिया, एनोस्मिया किसे कहा जाता है? देखिए एनोस्मिया कहते हैं लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। घ्राण मतलब कि गंध का पता नहीं चल रहा, खुशबू है या बदबू है, कोई डीओ लगाया, परफ्यूम लगाया या प्याज लहसुन की खुशबू आ रही है, वो गंध का एहसास ही नहीं हो पाता। और आजकल आपको चल रहा है, आजकल आपको पता ही है रिसेंटली क्या चल रहा है? कोविड-19 चल रहा है। क्या चल रहा है? कोविड-19। कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस है ना। कोरोना वायरस, अगर किसी को कोविड हो जाए, कोरोना वायरस अगर शरीर में प्रवेश कर जाए तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, टेस्ट का पता नहीं चल रहा, सूंघने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है। तो कोरोना में तो हो रहा है क्या? एनोस्मिया हो रहा है। एनोस्मिया, तो एनोस्मिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। और अगर ये भी याद रखना, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद का अगर पता नहीं चले तो उसको क्या कहते हैं? एग्यूसिया कहते हैं। एग्यूसिया, एग्यूसिया का मतलब क्या होगा?
GUSIA, एग्यूसिया। तो जैसे यहां लिख रहा ना एनोस्मिया, एनोस्मिया ये कहलाता है एग्यूसिया। ठीक है, तो एग्यूसिया किसे कहोगे? स्वाद का पता ना चलना और घ्राण, खुशबू, बदबू, स्मेल, ऑडोर का पता अगर नहीं चले, ऑडोरलेस हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? एनोस्मिया। तो क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी। और ये दोनों ही चीजें आजकल किसमें हो रही है? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोविड-19 या कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करने पर जो भी सिम्टम्स होते हैं उनमें ये दो सिम्टम्स भी प्रमुखतः दिखाई दे रहे हैं कि एक तो स्वाद का पता नहीं चल पा रहा और एक खुशबू, बदबू, मतलब स्मेल, ओडोर का पता नहीं चल पा रहा। तो ये था आपका 338 नंबर का सवाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 339 प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वॉज गिवन बाई, किसने बताया था? सिंपल सी बात है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर ये क्या है? क्रिया, तो इसके विपरीत अपोजिट क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। और इसे कहते हैं क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स मोशन थर्ड लॉ, न्यूटन्स मोशन, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। थर्ड लॉ, न्यूटन्स मोशन थर्ड लॉ। किसी के गाल पे थप्पड़ लगाओगे तो क्या होगा? सामने वाला भी आपको थप्पड़ मारेगा, लेकिन ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। आपके हाथ से किसी के गाल को चांटा लगा तो दर्द का हुआ गाल पे और झन्नाटा का हुआ आपके हाथ में। किसी चीज को धकेलते हैं तो वो जाएगा आगे और उसका फोर्स, जैसे मान लो आप नाव से कूदे तो आप गए आगे, नाव कहां धक्का खा गई? पीछे खा गई। रॉकेट कहां उड़ रहा है? ऊपर। धुआं कहां आ रहा है? नीचे। तो हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं नाम क्या आ गया अपने पास में? न्यूटन नाम आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। की ये बात न्यूटन ने बताई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं बताई थी, ना तो बोर ने बताई थी, ना हेंडल ने। ये कहलाता है न्यूटन के 3 नियम होते हैं, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। फर्स्ट लॉ तो ये बताता है कि भाई कोई भी वस्तु को मूव कराना है, ऑब्जेक्ट को, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। दूसरा लॉ बताता है क्या? एफ बराबर एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर अगर बल लगाना है तो वो बल किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान पर। हल्की वस्तु को धक्का लगाओ और एक भारी वस्तु को बल, फोर्स किस पे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? भारी पे। क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, द्रव्यमान की प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा ये कहता है कि एक आगे तो एक पीछे, एक आगे तो एक पीछे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, न्यूटन। पूरा नाम याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, इनका पूछा हुआ है सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है, सर आइजैक न्यूटन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और ये रहा 340 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसिकल्स, कार्स एटसेट्रा बिकॉज पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। द इफेक्टिव एरिया, अब याद रखना, सर बोलोगे कि दोनों सेम है, सेम नहीं है। एक में वास्तविक वर्ड लिखा हुआ है, एक में प्रभावी वर्ड लिखा हुआ है। द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन सी, द इफेक्टिव एरिया और कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। एंड द ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताइए, साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बॉल बियरिंग्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? नॉर्मली इनका प्रयोग जो होता है ना, वो घर्षण को कम करने के लिए है ना, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण का मतलब क्या है? जब दो चीजें रगड़ खाएंगी तो वहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन,
उनके मूवमेंट का अपोजिशन होता है, उनकी गति का विरोध होता है, वही घर्षण या घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब उसको दूर करने के लिए या तो लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं स्नेहकों का, जैसे ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह, लेकिन यहां पर बात कर रहा है बॉल बियरिंग की, तो उनमें क्या होगा, वास्तविक क्षेत्र से तो यहाँ कोई लेना देना होता ही नहीं, याद रखना, कभी भी वास्तविक वर्ड चलता ही नहीं है, यहाँ सब इफेक्टिव चलेगा या आभासी वर्चुअल चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पहिया और धुरी जो रहेगी, धुरी एक्सेल जिस पर मतलब पहिया है और एक्सेल है उस पर, तो पहिया और धुरी के बीच का जो इफेक्टिव एरिया आएगा ना, उसको रिड्यूस कर देता है, उनके कांटेक्ट को ज़्यादा पास ला देता है, और जितने पास कांटेक्ट में आएंगी तभी तो चीज़ अच्छी चलेगी, अगर वो ज़्यादा दूर रहेंगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है ऑप्शन इज द राइट चॉइस कि द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड, कि पहिया और धुरी के बीच का जो संपर्क वाला क्षेत्र है, प्रभावी क्षेत्र है, वो कम कर दिया जाता है, किसके माध्यम से, बॉल बेयरिंग्स के माध्यम से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 341 341 नंबर का सवाल। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल है, मिट्टी है, प्लास्टिक है और कांच है। Which of the following substance cannot be used as lenses? Water, soil, plastic, glass। अब मुझे एक बात बताओ, लेंस का यूज क्या है? लेंस का यूज क्या है? लेंस के सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखना या लेंस के अपोजिट रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखना? दो चीजें होती है, एक दर्पण और एक लेंस, मिरर और लेंस। मिरर में तो क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो वो तो क्या हो गई, उसके सामने के ऑब्जेक्ट को दिखाती है। और लेंस में क्या होता है, अपोजिट देखते हैं। तो देखो, लेंस की बात करें तो वहां पर तो कौन सा इंसिडेंट चलेगा, प्रकाश की घटना, अपवर्तन, मतलब वहां तो कौन चलता है, रिफ्रैक्शन चलता है। और जब दर्पण की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं, तो मिरर में याद रखना, मिरर में कौन सा पार्ट चलता है, मिरर में चलता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन की घटना चलती है। मतलब कि इमेज जो बनती है मिरर में वो किस पे डिपेंड होती है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती है। अब बात क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन है रिलेटेड लेंस से। लेंस में कौन सी इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होगा, जब जो लाइट रे है, जो प्रकाश किरण है, वो एंट्री कर पाए, प्रवेश कर पाए। तो अब देखो, जल में क्या प्रवेश कर जाएगी, जल में एंट्री कर जाएगी क्या, तो पानी के अंदर की चीज अपन को दिखी जाती है, तो इसका मतलब लेंस में जल का इस्तेमाल हो सकता है। प्लास्टिक के भी आर पार दिख जाता है, इस्तेमाल हो जाएगा। कांच के भी आर पार दिख जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। मिट्टी के आर पार की चीज दिखती है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। तो लेंस बनाने में या किसी भी पदार्थ को लेंस, एज ए लेंस आपको अगर यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो वहां मिट्टी इस्तेमाल नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी ऑप्शन बी, सॉइल, मिट्टी। क्यों, क्योंकि मिट्टी एक अपारदर्शी पदार्थ है, वस्तु है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसमें प्रकाश भेद के दूसरी तरफ पार नहीं जा सकता, अपवर्तन की घटना पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये था इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन बी, मिट्टी, सॉइल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, 342 नंबर का सवाल। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? When any object is shifted to earth from the moon, then पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। Its weight decrease on earth while its quantity increase। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, मात्रा घट जाती है। Its weight increase on the earth while its quantity decrease। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। बोथ इट्स वेट एंड क्वांटिटी ऑन द अर्थ रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड द ऑप्शन डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा परिवर्तित रहती है। इट्स वेट इंक्रीजेज ऑन द अर्थ व्हाइल इट्स क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो, नॉर्मली हम जानते हैं कि भार जो होता है ना, भार, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास, द्रव्यमान, इंटू गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन, W इक्वल्स टू M इंटू जी। तो ये जो W है वो किस पे डिपेंड करता है, G पर। और हमें पता है कि ऑन द मून और ऑन द अर्थ दोनों का G अलग अलग है। यहाँ पर G है तो वहां पर कितना होगा, G/6, 1/6 कम होता है, यस और नो। तो इसका मतलब अगर वहां से आप ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करेंगे तो उसका भार क्या होगा,
अब जी जहां ज्यादा लगेगा वहां भार ज्यादा होगा, और गुरुत्वाकर्षण जी कहां ज्यादा है, चंद्रमा पर ऑन द मून या ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ज्यादा है। तो आप चंद्रमा से पृथ्वी पर ला रहे हो, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर ला रहे हो तो जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो भार वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन मास जो होता है वो एक इनर्शिया का फॉर्म होता है, जड़त्व का फॉर्म होता है। आप पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा कहीं चले जाओ, आपका मास 70 kg है तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड क्या, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में 70 kg रहेगा। लेकिन वेट आपका क्या होगा, चेंज। तो चंद्रमा से आ रहे हो आप पृथ्वी पर, फ्रॉम द मून टू द अर्थ, तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन मास अनचेंज। तो देख लो करेक्ट आंसर क्या होगा, उसका भार घटेगा नहीं, भार बढ़ेगा। भार क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन मात्रा घटेगी नहीं, घटेगी। क्या, भार बढ़ेगा और मात्रा है परिवर्तित। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर वेट बढ़ जाएगा, लेकिन मात्रा जितनी भी केजी है, मात्रा क्वांटिटी द्रव्यमान की बात कर रहा है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। और ये तो बोल दिया भार अपरिवर्तित रहता है, गलत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 343 आपके सामने। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो इन समर बिकॉज। ऑप्शन ए, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी, लोलक में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई आवर्त में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। या ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो इन समर बिकॉज days in summer are large. Option B, because of the friction in the pendulum. Option C, the oscillation time period increase due to the increase in length of the pendulum. Option D, the weight of the pendulum change. क्या होगा? देखिए, ये जो बात कर रहा है ना, किसकी, सुस्त की या आवर्त की, इसका जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है L/G के अंडर रूट में। इसका मतलब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लेंथ के। एल क्या है यहाँ पर, लंबाई है, लेंथ है। लोलक पेंडुलम, जो घड़ी नहीं होती पहले किसी जमाने में, वो लोलक घंटे वाली घड़ियां चला करती थी, हर घंटे टन टन टन, उसी की बात कर रहा है। पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं या फिर लोलक बोलते हैं इसको, घंटे वाली घड़ी। तो ये जो लोलक की लंबाई पे डिपेंड करता है कौन, इसका ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड, हिलने का टाइम पीरियड। क्लियर। अब गर्मियों में क्या होता है, ये जो पेंडुलम होता है, लोलक इसका जो हिलता है घंटा, वो क्या होता है, किसी मेटल या एलॉय, मिश्र धातु का बना होता है। और हम जानते हैं हीट एक्सपेंशन, रेल की पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ते हैं, बिजली के खंभों के तारों को ढीला क्यों बांधते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मियां होंगी तो एक्सपेंड करेंगी, उसमें प्रसार हीट एक्सपेंशन होगा, सर्दियां होंगी तो सिकुड़ूंगी। सेम कहानी यहाँ पर है। अब ये पेंडुलम जो है गर्मियों में क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी माइन्यूट सी बढ़ जाती है, सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है। तो गर्मियों में क्या होगा, लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब टी क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब एक बात बताओ, टाइम का मतलब क्या है, आवर्तकाल, ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, ये घंटा है, लोलक है, ये यहां से यहां जा रहा है और आ रहा है, ये कहलाता है एक आवर्त, वन वाइब्रेशन, वन ऑक्सीलेशन, फिर गया फिर आया, टू ऑक्सीलेशन, गया आया, थ्री ऑक्सीलेशन। तो अब मैंने कहा कि टी बढ़ गया, मतलब ये जो टाइम है वो बढ़ गया, तो अब धीरे धीरे चलेगा, टाइम ज्यादा लगाएगा, यहां से यहां और यहां से यहां आने में टाइम क्या करेगा, ज्यादा लगाएगा। और जितना टाइम ये हिलने में लगाएगा, उतनी फिर सुइयां भी क्या करेंगी, धीरे 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 चलेंगी। और जितना जल्दी ये हिलेगा, घंटा इसका जितना जल्दी हिलेगा लोलक पेंडुलम, उतनी सुइयां जल्दी भागेंगी। तो गर्मियों में क्या होगा, लंबाई बढ़ गई तो टी भी क्या हो गया, दोलन का टाइम, ऑक्सीलेशन का बढ़ गया, तो घड़ी कैसी चलती है, सुस्त चलती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई आवर्त में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चलती हैं। और क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जबकि सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, इन द विंटर सर्दियों में लंबाई कम होगी, टी कम होगा तो घड़ी जल्दी जल्दी भागेगी। तो गर्मियों की तुलना में सर्दियों में घड़ी तेज चलती है। क्यों, क्योंकि गर्मियों में लंबाई लोलक की बढ़ जाती है, सर्दियों में घट जाती है। गर्मियों में आवर्तकाल, ऑक्सीडेशन टाइम पीरियड बढ़ जाता है, सर्दियों में घट जाता है। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका 343 नंबर का सवाल। निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसोफर वूल? यशद पुष्प किसे कहोगे? देखो, यशद जो होता है, यशद कहते हैं जस्ते को। जस्ते का मतलब क्या हो गया, जिंक, और जिंक का मतलब क्या हो गया, Zn। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, तो आपको याद ही रखना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
जिंक ऑक्साइड जैडानो को कहा जाता है क्या? यशद पुष्प या फ्लोस्पर वूल कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड जैडानो को कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरह से इसका कमर्शियल नेम हो गया जो आपको याद रखना ही रखना है। तो जिंक ऑक्साइड जैडानो को यशद पुष्प या इंग्लिश वर्ड भी याद रखना फ्लोस्पर वूल कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 345 आपके सामने है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? और निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विशर्स। अग्निशामकों में सोडा प्रयोग में लिया जाता है। अग्निशामकों में सोडा प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन बी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, खाने का सोडा। खाने का सोडा अब सही है। अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लिया जाता है, बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी, क्विक लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ प्रयोग में लिया जाता है चूना। ऑप्शन सी, जिप्सम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में क्या जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है? क्या तीनों ही सही हैं या इनमें से कोई एक बात सही होगी? तो मैं आपको बता दूं, चलिए, अग्निशामकों में बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक तो होता है H2SO4 और एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। यहां से क्या बनता है? Na2SO4 बनता है और H2O बनता है और CO2 बनता है। ये CO2 गैस क्या करती है? उस आग को बुझा देती है। तो क्या क्या काम आता है यहाँ? बेकिंग सोडा, NaCO3 काम आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। शीशे के उत्पादन में, कांच के उत्पादन में क्या बुझा हुआ चूना प्रयोग में लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। SiO2 काम आता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड जिसे मिट्टी कहते हैं, रेत। और कौन काम आता है? कैल्शियम ऑक्साइड काम आता है और Na2CO3 काम आता है। धोने का सोडा, धावन सोडा काम आता है। ये तीनों काम आते हैं। तो ये जो दूसरा है ये भी अपना करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है? जिप्सम से क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? बिल्कुल बनता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O। ये तो हो गया जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट ये है जिप्सम। बस यहां पर 2 हाइड्रेट होते हैं, 2 जल के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वहां हाफ होता है। तो कैसे बनता है? जिप्सम को गर्म कर देते हैं। जिप्सम को जब 125 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक गर्म करते हैं और इतना गर्म करते हैं कि इसका 1.5 डेढ़ अणु उड़ जाए, आधा अणु बचे, कॉल्ड एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो तीसरा भी क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सत्य वचन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्यापित है। चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 346 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये तो आपको याद होगा तो ही बता सकते हैं। सिल्वर ऑक्साइड की चढ़ाओगे, सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाओगे, सिल्वर क्लोराइड की चढ़ाओगे या सिल्वर आयोडाइड की चढ़ाओगे? तो याद रखना, फोटोग्राफी जब भी वर्ड आए ना, ब्रोमाइड याद रखना। ब्रोमाइड या ब्रोमीन जो है वो फोटोग्राफी में ही काम आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? AgBr। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr चढ़ाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 346 नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। द वाटर पॉल्यूशन इन अ रिवर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ विच गैस? मतलब किस गैस की मात्रा को नापकर यह बताया जाता है कि वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण है या नहीं है? किस गैस की मात्रा को नापते हैं? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, उसको कहते हैं BOD। BOD का मतलब क्या होता है? बायो ऑक्सीजन डिमांड। BOD कहते हैं उसको, बायो ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। तो नाम क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। तो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। की ऑक्सीजन जल में कितनी घुली हुई है? अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम होती जा रही है, इसका मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन होता जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 348। निम्न में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन मिक्स्ड इनर्ट गैस इज गिवन टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टेड रेस्पिरेशन?
बेहोश हो गया आदमी, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, गोताखोर स्विमिंग करने जा रहा है समुद्र में, नदी में, अंदर पानी में, या अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जा रहे हैं अंतरिक्ष में, तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको कहते हैं कृत्रिम श्वसन। क्या कहते हैं उसको? कृत्रिम श्वसन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, इसके अंदर क्या क्या होता है? दो गैसों का मिश्रण होता है, He+O2। He को क्या कहते हैं? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। और वो यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिलाया जाता है, हीलियम को, क्रिप्टॉन को, रेडोन को, या आर्गन आर्गन को। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हीलियम इज मिक्स्ड विद द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। तो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बोले, गोताखोर स्विमर्स बोले या कोई बेहोश है, रोगी है, तो जो मास्क लगा देते हैं कि भाई श्वास नहीं आ रही, उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे लेटा दो, मास्क लगा दो, ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन अकेली नहीं जाती, हीलियम साथ में जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 349 नंबर का सवाल। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। चार ऑप्शन है, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। अब मुझे एक बात बताओ, आप अमाउंट उसका इंक्रीज कर रहे हो, अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो तो द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई पहले 2 kg था, अब 4 kg हो गया, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भार क्या होता है? भार क्या होता है? ये होता है m×g। अब m अगर इंक्रीज करेगा तो w भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये भी आंसर गलत हो गया अपना कि भाई कौन अपरिवर्तित, भार भी बदलेगा। आयतन, अब यार एक बात है, 1 लीटर पानी और 5 लीटर पानी है, क्या दोनों 1 लीटर की बाल्टी में या बोतल में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। 1 लीटर के लिए 1 लीटर की बोतल चाहिए, 5 लीटर के लिए 5 लीटर चाहिएगा, तो ये भी बदलेगा, आयतन भी बदलता है। घनत्व, घनत्व डेंसिटी क्या होती है? घनत्व डेंसिटी क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन। मास अपॉन वॉल्यूम, द रेशियो बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। द्रव्यमान बटे आयतन का जो अनुपात है वो घनत्व कहलाता है। अब मान लो द्रव्यमान बढ़ रहा है तो नीचे आयतन भी तो बढ़ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो अनअफेक्टेड रहेगा। इसका मतलब वस्तु का घनत्व कभी नहीं बदलेगा अगर उस वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। तो घनत्व डेंसिटी जो होती है वो क्या रहती है? हमेशा अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहती है। और आज की क्लास का, आज के सेशन का ये रहा आखिरी सवाल, 25वें नंबर का सवाल। और अकॉर्डिंग क्रम की बात करें तो 350 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और बताइए क्या सही जवाब होगा। द स्ट्रीट कलईवाला gives shining appearance by rubbing a shining silvery material. What is this material made up of? सड़कों पर काम करने निकला हुआ कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। तो यह तत्व किसका बना हुआ होता है? जस्ते का, टिन का, शीशे का या एल्युमिनियम का? बर्तन को चमकदार करने के लिए वो एक चांदी जैसे सफेद से चमकते हुए वस्तु से उसको रगड़ता रहता है, तत्व से। उस तत्व का नाम पूछा गया है और वो तत्व कौन होगा? टिन होगा, शीशा लेड होगा, जस्ता जिंक होगा या एल्युमिनियम होगा? कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाता है जस्ता। जिंक से वो रगड़ देता है ताकि वो वस्तुएं थोड़ी सी चमकदार हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है जिंक। और यहाँ पर आके आज की क्लास समाप्त हो जाती है। 350 क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।